विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे परिवर्त आव्यूह के बारे में कि आखिर क्या होती है परिवर्त आव्यूह, उसकी परिभाषा और एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह मूल आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। वापस देख लीजिए परिभाषा इसकी। यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाता है तो जो प्राप्त आव्यूह होती है वो मूल आव्यूह की परिवर्त आव्यूह कहलाएगी। परिवर्त को ए डैश से या ए की घात टी से भी प्रदर्शित किया जाता है। आप अवयव के रूप में इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किसी आव्यूह का परिवर्त किस प्रकार से निकाला जाता है। तो आव्यूह मैंने ए ले ली है और इसके एलिमेंट्स मैंने लिए हैं 2, 3, 4, 5, 6 और 8। तो ये मेरे पास एक आव्यूह मैंने जो कंसिडर की है, जो मैंने मानी है वो लिखी है। अब मुझे इसका परिवर्त ज्ञात करना है। तो परिवर्त ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखते हैं, उसको ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो परिवर्त ज्ञात करने के लिए आपने अभी देखा है कि पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो हमें परिवर्त आव्यूह प्राप्त होती है। तो हम क्या करेंगे, इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करने के लिए जो हमारे पास पंक्ति है, जैसे पहली पंक्ति हमारे पास आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास पहली पंक्ति है और ये हमारे पास दूसरी पंक्ति है। तो इन दोनों ही पंक्तियों को हमें स्तंभों के रूप में परिवर्तन कर देना है। तो हम क्या लिखेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, ये लिख दिया 3 और ये लिख दिया मैंने 4। ये जो पहली पंक्ति थी वो पहला स्तंभ बन चुका है। अब जो दूसरी पंक्ति है उसको हम दूसरा स्तंभ बनाएंगे, यानी कि 5, 6 और 8। तो हमारे पास ये आव्यूह ए थी और उसका परिवर्त मिल गया है। अब हम देख लेते हैं कि इसकी कोटि क्या है। आव्यूह ए की कोटि है हमारे पास 2/3, जबकि इसके परिवर्त की कोटि हमारे पास क्या है 3/2। तो आपको एक बात पता चल रही होगी कि अगर आव्यूह ए है, उसकी कोटि अगर m/n की फॉर्म में है तो उसके परिवर्त की कोटि n/m की फॉर्म में होगी। अब आप देखिए कि आव्यूह ए में जो a11 है उसकी वैल्यू 2 है, जो a12 है उसकी वैल्यू 3 है, जो a13 है उसकी वैल्यू 4 है, जबकि a डैश में a1 की वैल्यू 2 है, a21 की वैल्यू 3 है और a31 की वैल्यू 4 है। तो इससे एक बात पता चलती है कि जब आव्यूह ए है तो उसके एलिमेंट अगर aij की फॉर्म में लिखे जाते हैं और हम उसका परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं तो परिवर्त करने पर ए डैश आएगा। तो ए डैश के जो एलिमेंट होंगे वो AJI हो जाएंगे, यानी कि जो अवयव ए में AIJ की फॉर्म में है वो ए डैश में यानी कि आव्यूह ए के परिवर्त में AJI के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप आगे भी देख सकते हैं, जैसे ये है हमारे पास A21। तो आव्यूह का परिवर्त करने पर ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है यहाँ पर A12। तो एक बात हमें पता चल गई कि AIJ कन्वर्ट हो जाता है AJI में जब हम किसी आव्यूह का परिवर्त करते हैं। तब आव्यूह सम्मित और विषम सम्मित भी हो सकती है। तो सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह चेक करते वक्त हमें एक चीज़ याद रखनी है कि कोई भी आव्यूह सम्मित व विषम सम्मित तभी हो सकती है जब वह एक वर्ग आव्यूह हो। अगर कोई वर्ग आव्यूह नहीं है तो वो सम्मित व विषम सम्मित नहीं हो सकती। आप किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकाल सकते हैं, चाहे वो वर्ग आव्यूह है या दूसरी आयताकार आव्यूह है, पंक्ति आव्यूह है, स्तंभ आव्यूह है, आप किसी का भी परिवर्त निकाल सकते हैं। लेकिन सम्मित आव्यूह तथा विषम सम्मित आव्यूह तभी ज्ञात की जा सकती है जब हमारे पास जो आव्यूह दी गई है वो वर्ग आव्यूह हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं सम्मित आव्यूह से कि आखिर सम्मित आव्यूह क्या है। एक वर्ग आव्यूह ए सम्मित आव्यूह होगा यदि और केवल यदि A = A डैश, यानी कि आव्यूह तथा उसका परिवर्त हमेशा बराबर होना चाहिए। आव्यूह तथा आव्यूह का परिवर्त हमेशा बराबर होना चाहिए, तभी वह सम्मित आव्यूह कहलाएगा। तो हम उदाहरण लेते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने एक आव्यूह कंसीडर की है
एक 3/3 की अवयव ले रहा हूँ, तो मैं पहले लिख देता हूँ। तो जैसे मैंने एक अवयव कंसीडर कर ली है, मान ली है, तो ये एक अवयव है ए, और इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया, तो इसकी कोटि है 3/3। अब मुझे ये चेक करना है कि ये सममित अवयव है या नहीं, तो मैं इसका पहले ट्रांसपोज करूँगा, यानी कि परिवर्त निकालूंगा। तो परिवर्त निकालने पर हम क्या करते हैं, परिवर्त निकालने में हम क्या करते हैं कि जो पंक्ति होती है उसको स्तंभ के रूप में लिख देते हैं। जैसे ये पंक्ति है 2, 5 और 6, तो हम इसको स्तंभ के रूप में लिख देंगे 2, 5 और 6। दूसरी पंक्ति है 5, 3 और 7, तो इसको स्तंभ के रूप में लिख देते हैं 5, 3 और 7। जो हमारे पास तीसरी पंक्ति है उसको हम तीसरे स्तंभ के रूप में लिख देंगे ये 6, 7 और 4। तो इसकी कोटि भी हमें वापस वही मिली है 3/3, क्योंकि ये एक वर्ग अवयव है। अवयव ए तथा अवयव ए के परिवर्त में कोई अंतर नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए डैश, यानी कि अवयव ए तथा उसका परिवर्त समान है। अतः जो अवयव ए है वो एक सममित अवयव होगी। तो अवयव ए कब सममित अवयव होगी, जब उसका परिवर्त हम ज्ञात कर लेते हैं और परिवर्त का मान, अवयव के परिवर्त का मान यानी ट्रांसपोज का मान और अवयव दोनों अगर समान आती है, यानी कि ए बराबर ए डैश, तो वो सममित अवयव होगी। अब इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सममित अवयव में सभी अवयव मुख्य विकर्ण के सापेक्ष समान दूरी पर होते हैं, अर्थात ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। तो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सममित अवयव का, कि आप देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर, जैसा मैं एग्जाम्पल में वापस देख रहा हूँ, जैसे ये देखिए मैंने इस 6 को और इस 6 को अंडरलाइन किया है। तो इस 6 की एलिमेंट की फॉर्म में क्या लिखेंगे, हम इस 6 को लिखेंगे A13, और इस 6 को हम एलिमेंट के रूप में क्या लिखेंगे A31। तो ये दोनों मान बराबर है, तो आप लिख सकते हैं कि A13 इज इक्वल टू A31। आप कोई भी एलिमेंट देख लीजिए। तो यहाँ पर आप सिंपल सा याद रखिएगा कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होता है, और ऐसा सममित अवयव में कंपलसरी है। अगर किसी भी अवयव में ये चीज़ फॉलो नहीं होती है तो वो सममित अवयव नहीं हो सकती। अब है हमारे पास विषम सममित अवयव। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा से। एक वर्ग अवयव ए विषम सममित अवयव कहलाएगा यदि और केवल यदि ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। अब देखते हैं इसकी जो ये परिभाषा है क्या है, वो एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं। तो मैंने सबसे पहले एक अवयव ले लिया है ए, और ये वर्ग अवयव है, तो मैंने यहाँ वर्ग अवयव लिख दिया है। तो अब मैं इसका परिवर्त ज्ञात करूँगा। तो परिवर्त ज्ञात करने के लिए आपको पता ही होगा, ए की घात टी लिख सकते हैं या ए डैश भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो पंक्ति थी उसको स्तंभ में लिख देंगे। तो ये जो हमारे पास पहली पंक्ति थी इसको स्तंभ में लिख दिया। अब जो दूसरी पंक्ति है इसको भी हम स्तंभ के रूप में लिख देंगे। तो -2, 0 और ये हो गया -4। अब जो हमारे पास तीसरी पंक्ति है इसको भी स्तंभ के रूप में लिख दिया। तो -3, 4 और ये हो गया 0। अब हम क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो एलिमेंट्स हैं इनमें कुछ में माइनस आ रहा है, तो हम सब में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। अवयव की एक विशेषता होती है कि अगर आप माइनस ले रहे हो तो सब अवयवों में से एक साथ माइनस कॉमन आएगा। तो माइनस कॉमन लेने पर हमारे पास ये बन जाएगा, माइनस बार आ गया है, ये हो गया 0, 2, +3, 2 माइनस में 0, -4, -3, 4 और 0। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये जो मान है वो ए का मान है, अवयव ए का जो हमने उदाहरण में लिया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज ए डैश इज इक्वल टू -a। तो आप समझ गए होंगे कि विषम सममित अवयव क्या होती है, कि अगर एक वर्ग अवयव ऐसी है जिसका हम क्या कर लेते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो उसका मान -a के इक्वल आना चाहिए। ए डैश इज इक्वल टू -a होना चाहिए। अब इसमें आप एग्जाम्पल से ही एक मेन पॉइंट देख सकते हैं कि वो मेन मुख्य बात क्या है। तो मुख्य बात देखने के लिए आप एग्जाम्पल में देखिए, तो यहाँ पर आपको जो मुख्य विकर्ण दिख रहे हैं वो हमेशा सदैव ही 0 होंगे। वो क्या होंगे, 0 होंगे। तो मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होंगे, 0 होंगे।
आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं गणित के रूप में, ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे। दूसरा पॉइंट क्या है वो आप देखिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपको देखने पे साफ पता चल रहा होगा कि एक मान धनात्मक है और उसी का दूसरा मान ऋणात्मक है। मतलब क्या है कि अगर मैं इसको देखता हूँ कि a12 है बराबर में 2 और a21 की बात करता हूँ तो वो है माइनस का 2। अगर मैं ऐसा a13 की बात करता हूँ तो वो है 3 और a31 की बात करता हूँ तो वो है -3। तो यहाँ से एक बात पता चल रही है कि जो विषम सममित आवयव होता है उसमें ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। तो ये आप बात याद रखिएगा। तो 2 पॉइंट है हमारे पास, पहला कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 होते हैं, दूसरा ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। तो विषम सममित आवयव के ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आप इसे भाषा के रूप में भी देख सकते हैं। तो भाषा के रूप में आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि विषम सममित आवयव में सभी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष समान दूरी पर परिमाण में समान गिनतु एक दूसरे के ऋणात्मक होते हैं। तो ये भाषा थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है, तो आप सिंपल से याद रख सकते हैं कि जो विषम सममित आवयव होती है उसमें ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। दूसरा पॉइंट, विषम सममित आवयव के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं क्योंकि परिभाषा से ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। यदि आई और जे का मान 1 हो तो हम आगे देखते हैं कि ये 0 कैसे होगा, वो हम देखते हैं। अगर मैं 1 रख लेता हूँ तो ये होगा a11 इज इक्वल टू माइनस a11। तो इसको हम लिख सकते हैं a11 प्लस a11 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2a11 इज इक्वल टू 0। तो a11 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से हम दूसरा भी, यानी कि अगर i का मान और j का मान 2 ले लें या फिर i का मान और j का मान 3 भी ले लें तो भी हमारे पास a22 क्या आएगा, 0 आएगा और a33 भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं, जो मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे वो सदैव क्या होंगे, 0 होंगे। यानी कि a11 a22 a33 ये सब क्या होंगे, 0 होंगे। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा।